तो बच्चे लोग खत्म हो गया हमारा चैप्टर क्या ऑसिलेशन। अब चालू करते हैं नया चैप्टर वेव्स। लिखिए वेव्स। वाह लिखा ही नहीं रहा है, मत लिखिए। ठीक, लिखिए वेव्स, है ना। तो वेव्स क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सिंपली देखो वेव्स क्या है। सपोज स्पेस है, क्या है स्पेस, और स्पेस में मैं एक पॉइंट पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? एक डिस्टरबेंस। ठीक है नहीं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, प्रेशर हो, डेंसिटी हो, कुछ हो ना हो, डिस्टरबेंस क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी। अब वो जो डिस्टरबेंस मैं यहां क्रिएट किया हूं, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़े। कौन आगे बढ़ेगा? डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, लेकिन मैटर जो यहां का है या जो सोर्स पार्टिकल है वो नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को, इस फिनोमिनन को अपन क्या बोलेंगे, या इस क्वांटिटी को या इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? वेव्स। आ रही बात समझ में? तो वेव्स में क्या होता है? डिस्टरबेंस जो एक पॉइंट इन स्पेस में क्रिएट होती है वो आगे चलती है विदाउट मैटर एक्चुअली गोइंग देयर। क्लियर है बात? पार्टिकल यहां से वहां नहीं जाएगा, सोर्स से क्या जाएगा? एनर्जी, मोमेंटम, ये सब चीजें कैरी होंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? वेव्स। तो लिखो इट इज अ डिस्टरबेंस, it is a disturbance that moves forward without the source particle moving to further points, है ना। अब इसका ये मतलब नहीं कि सोर्स पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पे रहता है। सोर्स पार्टिकल अपना डिस्टरबेंस जो उसमें क्रिएट हो रहा है वो डिस्टरबेंस वो झेल रहा है, तो वो मूव कर रहा है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट उसका प्रॉपर्टी चेंज जीरो है, वो वहीं पर है। बस अपनी जो डिस्टरबेंस है वो क्या कर रहा है? आगे वाले को दे रहा है, आगे वाला उसके आगे वाले को, आगे वाला उसके आगे वाले को, और जो वेव है वो कैरी हो रहा है। क्लियर है? अब इस चैप्टर में हमको इसी वेव्स के बारे में पढ़ना है, जो वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। आ रही बात समझ में? तो दो तरीके के वेव हम लोग पढ़ेंगे, एक तो वेव ऑन स्ट्रिंग और दूसरा वेव ऑन साउंड वेव्स। ठीक है, ये दो तरीके के वेव्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के दो पार्ट होंगे, एक वेव ऑन स्ट्रिंग और दूसरा वेव ऑफ साउंड। ठीक, तो ये दो चीज हमको पढ़ना है। आगे बढ़े, देखिए सबसे पहला तो अगर वेव हो गया तो उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, कितने कितने हैं और हमको कौन से पढ़ने हैं। तो वेव्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वेव को आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, 1D, 2D, 3D। ठीक, जो सिर्फ लीनियरली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है या वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अगर मैं क्या करा, एक धागे को ऐसे बांध दिया और इस एंड में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इस एंड में क्या किया? डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वो अलोंग द लेंथ ऑफ वायर या अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मूव करेगा। तो ऐसे को क्या बोल दूंगा मैं? 1D। क्लियर है? जैसे आप क्या करेंगे, पानी की सरफेस है, उसमें एक पत्थर फेंकेंगे, तो पानी की सरफेस में क्या करता है? एक वेव ट्रेवल करता है कि नहीं ट्रेवल करता है कि नहीं? रेडियली बाहर ऐसे जाते हुए दिखता है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग? 2D वेव। और जो साउंड वेव है वो कैसा वेव होता है? 3D वेव। जैसे एक पॉइंट सोर्स है, वो अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? स्पीयर बना रहा है, और आवाज चारों तरफ फैलती है। या लाइट, जैसे वो पॉइंट सोर्स है, बल्ब है, चारों तरफ फैल रही है। आ रही बात सुनने? तो ये हो गया 3D वेव। क्या हो गई? 3D। तो 1D वेव, 2D वेव, 3D वेव, हम लोग तीनों टाइप के वेव्स पढ़ेंगे। साउंड वेव में 3D हो जाएगा, और बाकी प्लेन वेव्स और ये भी पढ़ेंगे। ओके, अब दूसरी चीज, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेव को क्लासिफाई करने का तरीका ये जरूर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ठीक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मटेरियल मीडियम के वो वेव ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे साउंड वेव हो गया,
अगर हमारा एटमॉस्फेयर है तब हम लोग बात कर सकते हैं, या साउंड वेव ट्रेवल करता है ईयर ड्रम्स तक, सोर्स से ईयर की तरफ। लेकिन अगर हम लोग स्पेस में बात कर रहे हैं या मून पे जाके बात करें, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां अगर हम लोग बोलेंगे तो भले हमारा वॉइस बॉक्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उस ऑसिलेशन को कैरी करके ले जाने तक कान तक कोई है नहीं। ठीक है, तो मीडियम का जरूरत है साउंड वेव को प्रोपेगेट करने के लिए। तो कई वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है, और जैसे लाइट वेव है, अब सूरज से यहां तक रोशनी तो पहुंच रहा है, लेकिन बीच में बहुत स्पेस है, बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, पार्टिकल नहीं है, आ रही बात समझ में? लेकिन फिर भी लाइट वेव यहां तक पहुंच रहा है, इसका मतलब उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आ रही बात समझ में? तो मैकेनिकल वेव क्या होगा? इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, और इसमें क्या लिखेंगे? इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ठीक, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैकेनिकल वेव में एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे साउंड वेव। ठीक, और इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, साउंड वेव को अपन क्या में पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। या वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन वाटर सरफेस, ये सब क्या हो जाते हैं? मैकेनिकल वेव, क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, है ना। इसमें जो एग्जांपल है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, इसमें सारे क्या गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब आ जाता है बच्चों, लाइट है, विजिबल लाइट, यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, एक्सरे, ठीक, सब आ गए। ठीक, तो हम लोग दोनों टाइप के वेव पढ़ेंगे, अभी तो ये पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, फिर 12th क्लास में आगे अपन चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग अभी वैसे ही वेव पढ़ने वाले हैं जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी, वेव्स ऑन स्ट्रिंग और वेव्स ऑन साउंड में। वैसे जनरल वेव भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, और एक तरीका क्लासिफाई करने का ये भी है, ठीक है, खासकर मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई करना हो मैं, सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेरी होगी। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं साउंड वेव की बात कर रहा हूं, अगर मैं साउंड वेव की बात कर रहा हूं और मेरा वॉइस बॉक्स क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये सपोज मेरा वोकल कॉर्ड है, तो वो क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा ना ऊपर की तरफ, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा और नीचे आएगा, है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा ये ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये ऑसिलेट करेगा, ऊपर जाएगा, तो हवा को धक्का देगा, तो हवा कुछ कुछ पास में आ जाएगी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि देखो हवा का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन लोग पास पास आ गए, एक कंप्रेशन क्रिएट हुआ, पास पास आ गए तो डेंसिटी भी बढ़ गई, प्रेशर भी बढ़ गया, डेंसिटी भी बढ़ गई और प्रेशर भी बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? जब वे वापस नॉर्मल पोजीशन पे आया तो उसके साथ हवा वापस आ गई, तो फिर से प्रेशर सब जगह नॉर्मल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी भी जो नॉर्मल थी वो हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्मल हो गया। फिर ये जब पीछे खिसका तो इसके साथ जो एयर के पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स, वो कुछ पीछे आए, तो उनके बीच में गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया तो प्रेशर भी कम हो गया, डेंसिटी भी कम हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो वेव में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वाइब्रेट करती है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से हम लोग देखते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट से ऐसे जनरली डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, लेकिन प्रेशर भी वाइब्रेट कर सकता है, यानी प्रेशर भी ऑसिलेट कर सकता है और डेंसिटी भी ऑसिलेट कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ऑसिलेट करती है। तो डिस्टर्बेंस वही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, प्रेशर का चेंज होना, ये क्या है? ये तो डिस्टर्बेंस है। जो क्या हो रहा है? एक मीडियम से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और ऐसे करके वेव क्या हो रही है? एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है। समझ में आई बात? पक्का? चलिए अब देखो, तो हम लोग को क्या करना है, जो पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन है और एनर्जी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, आ रही बात समझ में, इसके बीच के रिलेशनशिप के हिसाब से हम लोग वेव्स को दो भाग में बांट सकते हैं, है ना। तो लिखो, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है बच्चों ट्रांसवर्स वेव।
ठीक, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स, है ना। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, जो मीडियम पार्टिकल है उसका जो ऑसिलेशन है, क्या है, ऑसिलेशन, अभी किस एक्सिस के अलॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग दिख रहा है, और एनर्जी भी ट्रांसफर जो हो रही है, एनर्जी और मोमेंटम जो कैरी हो रहा है वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन में, सेम, दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ऐसे वेव को क्या बोलूंगा मैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो ऑसिलेशन जिस ओरिएंटेशन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड वेव में होता है, साउंड वेव में बोलता हूं तो क्या करता है, जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क लेता हूं और ट्यूनिंग फोर्क क्या करता है, इसका ये वाइब्रेट करता है ना। तो जब ये आगे मूव किया तो एयर के पार्टिकल्स भी क्या किए, आगे मूव किए, जब ये नॉर्मल पोजीशन पे आया तो इन लोग वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, जब ये पीछे गया ये लोग क्या हो गए, पीछे आ गए, और साउंड भी किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जिधर ऑसिलेशन हो रहा है साउंड उधर ही प्रोपेगेट हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या लिख देंगे, एक लाइन छोटी सी लिख देते हैं, हियर द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, here direction of propagation of wave is along the oscillation of medium particle, ठीक है। here the direction of propagation of wave is along the oscillation of medium particle, ठीक है। अब दूसरी तरफ ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा बच्चों, कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा ऑसिलेटिंग पार्टिकल का वो कैसा होगा, वाई एक्सिस में है, तो वेव किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक्स एक्सिस में, आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, कि जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उनका जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है और वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे इसको, ट्रांसवर्स वेव लिखिए, हियर डायरेक्शन of propagation of wave is perpendicular to oscillation of medium particles, ठीक। इसका एक एग्जांपल अगर बोलेंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनल का तो वो हो गया साउंड वेव, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसका एग्जांपल देंगे तो क्या होगा, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक, मेरे बात। अब वेव में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, वेव्स के बारे में और पढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमको रिवाइज करने हैं वेव के, है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका मीनिंग समझेंगे तभी हम लोग क्या है, वेव के इक्वेशन बना पाएंगे, एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिख पाएंगे, है ना। तो देखिए, तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो ये कोई इन जनरल, ये सारे वेव्स के लिए ना, कोई भी वेव हो, एनी वेव, मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, कोई भी वेव का जनरल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा आपको, ठीक है, सबके लिए। चलो, तो देखो, सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं एक पार्टिकल, ठीक, ये हमारा पार्टिकल हो गया, और ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, ये अपना ऑसिलेशन आगे बांट रहा है, वो बांट रहा है, वो बात की बात है, ये क्या कर रहा है अभी, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। हम लोग बोल दिए ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। अब ये मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन नेट तो कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट जरूर कर रहा है। तो ये आगे जा रहा है, वापस आ रहा है, अंदर पहुंच जा रहा है, ठीक है। सपोज ऐसे सिंपल हार्मोनिक टाइप का मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसिलेशन है, या कोई भी पीरियोडिक मोशन कर रहा है, बात समझ में आएगी नहीं। तो अपने मीन पोजीशन से ये जितना दूर जाता है, मीन पोजीशन से जितना दूर ये जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
मीन पोजीशन। ठीक, अभी एसएचएम में भी अपन देखे थे ये चीज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, दूसरा साइकिल। दूसरा क्या बच्चों? साइकिल। साइकिल क्या होता है कि कितने रेंज ऑफ मोशन के बाद वो अपने आप को मिमिक करने लगता है या आइडेंटिकल फिर मोशन करना चालू कर देता है। तो जैसे सपोज मैं एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक टाइप का लिया, तो ये पार्टिकल आगे गया वापस आया, पहुंच तो गया अपनी इनिशियल पोजीशन पे, लेकिन अभी इसका पूरा रेंज ऑफ मोशन खत्म नहीं हुआ है। अब ये वापस जाएगा और फिर यहां आएगा, तब इसका पूरा एक रेंज ऑफ मोशन खत्म होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक, तो साइकिल कब होगा? जब पार्टिकल पूरा अपना रेंज ऑफ मोशन करके वापस इनिशियल पोजीशन पे लौट आए। ठीक है, तो लिखेंगे साइकिल क्या? रेंज ऑफ मोशन आफ्टर विच it returns to mean position। क्लियर है? क्लियर? तो एक साइकिल ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर वो यहां से चालू कर रहा है, ये गया और वापस आ गया, तो ये भी एक साइकिल होगा, क्योंकि इसके बाद वापस से जाएगा और वापस आएगा, तो ये भी रेंज ऑफ मोशन हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर बात? तो साइकिल ये हो गया। साइकिल के बाद क्या देखते हैं अपन? टाइम पीरियड। क्या देखते हैं बच्चों? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? यही एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, भाई इसको जाके यहां जाके वापस आने में कुछ समय लगेगा, उसी को क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड। तो क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद अगली चीज क्या आएगी? टाइम पीरियड के बाद अगली चीज फ्रीक्वेंसी। क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी कि उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में टी टाइम लग रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक सेकंड में ऐसे ही कितने साइकिल्स कर लेता है, पर यूनिट टाइम कितने साइकिल्स कर रहा है, 10 कर रहा है 10, 20 कर रहा है 20। इसी को फ्रीक्वेंसी बोल देंगे कि एक साइकिल पर सेकंड कितने बार हो रही है। ठीक, तो क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, है ना? तो हम लोग जानते हैं और सब जानते हैं, सिर्फ हम ही लोग नहीं जानते, बच्चा बच्चा जानता है कि टी टाइम लगता है कितने साइकिल के लिए? एक साइकिल के लिए। तो एक सेकंड में कितने होंगे? 1/t साइकिल्स होंगे। तो इसी को क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोल देंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर 1/t। ठीक है, और ये तो एम्पलीट्यूड का यूनिट डिपेंड करता है किस पे? जो चीज ऑसिलेट कर रही है उस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसका यूनिट रहेगा वोल्ट पर मीटर। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर, ये भी सब रह सकता है। या जो जो चीज ऑसिलेट कर रहा है, प्रेशर है तो पास्कल रहेगा, जो चीज है वो। साइकिल तो साइकिल है, टाइम पीरियड सेकंड में नापेंगे और जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कभी म्यू से डिनोट भी करते हैं और कभी एफ से भी डिनोट करते हैं, दोनों चलता है। और इसका यूनिट क्या है? हर्ट्स। हर्ट्स यानी सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गई चीजें। तो ये तो अपन पहले भी देखे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें अपन पहले भी देख चुके हैं। अभी जो नई चीजें पढ़ना है वो है बच्चों, लिखो वेवलेंथ। क्या लिखो? वेवलेंथ। ठीक, अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना? देखो सपोज यहां ना खूब सारे पार्टिकल हैं, यहां क्या है? खूब सारे पार्टिकल रखे हुए रेस्ट पे, है ना? अब मेरे मन को भाया, मैं इसको डिस्टर्ब किया। क्या किया? मैं इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, डिस्टरबेंस क्रिएट। ठीक है, ये मेरा सोर्स पार्टिकल है। क्या पार्टिकल है? सोर्स। अब मैं डिस्टरबेंस ऐसा क्रिएट किया, एक सिंपल हार्मोनिक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मान के चलो ऐसे समझाने के लिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोग जानते हो। ठीक, तो मैं क्या किया? इस पार्टिकल को आगे ले गया, पीछे ले गया,
वापस ला दिया, क्या किया, आगे ले गया, ओ माय गॉड क्या हो गया, ये बहुत बुरा हुआ है, इसको यहां रखो, हाँ, आगे ले गया, पीछे ले गया और वापस ले आया। अभी अपने एक साइकिल किया कि नहीं किया? तो जब तक ये एक साइकिल कर रहा है बाजू वाला बैठ के देखते रहेगा क्या? ठीक, बाजू वाला क्या करेगा, जब ये आगे बढ़ने की कोशिश किया तो ये भी आगे बढ़ना चालू कर दिया होगा, क्योंकि इसको धक्का लगा होगा, ये भी आगे बढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले होगा लेकिन ये भी वही मोशन करेगा। फिर ये जब आगे बढ़ गया, मैक्सिमम गया, ये आगे जा रहा है, अब ये आगे जाने चलेगा तो ये चुपचाप बैठेगा क्या? ये भी आगे बढ़ेगा। तो बताओ, जब तक ये वाला पार्टिकल अपना साइकिल खत्म करता है, जब तक ये वाला पार्टिकल अपना साइकिल खत्म करता है, तब तो इसके बाजू वाला, इसके बाजू वाला, इसके बाजू वाला, इसके बाजू वाला बहुत आगे तक जो है पार्टिकल मोशन करना चालू कर दिए होंगे, और एक पार्टिकल होगा जो अब इसी के साथ साथ वो मोशन करेगा। आ रही बात समझ में? ये आगे जाके वापस आके आगे आ रहा है, तब तक भाई इसको भी डिस्टर्बेंस मिल गया है, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, और इसको जस्ट मिलने वाला है, जब ये मीन पोजीशन पे वापस पहुंचा पहली बार, तब इसको वो डिस्टर्बेंस मिलने वाला है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसके एक टाइम पीरियड में, ये एक टाइम पीरियड हुआ ना इसका ऑसिलेशन, इसके एक टाइम पीरियड में जो डिस्टर्बेंस है, या जो एनर्जी में इसको दिया, या जो मोमेंटम में इसको दिया, वो कैरी होके पहुंच गया है किसके पास तक? इसके पास तक। तो एनर्जी जितना ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक, तो वेवलेंथ में आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मूव करते हुए नहीं दिखेगी, आपको क्या मूव करते हुए दिखेगा? डिस्टर्बेंस मूव करते हुए दिखेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नहीं, ऊपर से गया। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या बोलेंगे? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कोई भी पार्टिकल का, एक टाइम पीरियड में ये पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है, तो ये जो डिस्टर्बेंस अपन देखेंगे अब कौन से पार्टिकल तक पहुंच चुकी है, वो डिस्टेंस को अपन क्या बोल देंगे? वेव लेंथ। आ रही बात समझ में? उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लेंथ है तो इसका यूनिट हमेशा क्या होगा? मीटर्स में होगा। इसका यूनिट क्या में होगा? मीटर्स। क्लियर? अब हम लोग ये भी तो देखते हैं कि एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई, या ऐसा बोलेंगे ना, वेव यहां से यहां पहुंच गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस जो है वेव पहुंच गया है। डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो अपन डिफाइन कर सकते हैं वेव की स्पीड क्या है। वेव की स्पीड क्या है? तो लिखो बच्चों अगला चीज, स्पीड वेव, वेव ऑफ वेव स्पीड, वेव स्पीड है ना, ये स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? कितने तेजी से मीडियम में जो है वेव ट्रेवल कर रहा है। तो कितने तेजी से कर रहा है? लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में, डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया? स्पीड ऑफ वेव है ना, मीटर पर सेकेंड यूनिट रहेगा, है ना। तो क्या है? इट इज द स्पीड विथ विच a wave travels in a medium. It is the speed with which a wave travels in a medium. ये वो स्पीड है जिससे एक वेव ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें आप पार्टिकल का स्पीड अलग होता है बच्चों, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का स्पीड अलग अलग होगा। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में निकालते थे ना अपन ए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट करके, तो वो अलग चीज है। वो क्या है? अलग चीज है। वो था पार्टिकल कितना तेजी से चल रहा है, वो तो हमको दिखेगा भी, लेकिन ये क्या चीज है? ये एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही है, मोमेंटम कितने दूर तक कैरी हो गया है, ये वेव की डिस्टर्बेंस कहां तक पहुंच गई है। अरे बस में वो है वेव स्पीड, क्योंकि यहां पार्टिकल कोई नहीं चल रहा है, यह डिस्टर्बेंस चल रही है। क्लियर बात? तो ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैशटैग करके नोट कर लो इसको, कि जो वेव की स्पीड है ना, वो केवल और केवल मीडियम पे डिपेंड करती है। आ रही बात समझ?
ना आप जो सोर्स पार्टिकल उसका वेवलेंथ कितना, सोर्स पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, सोर्स पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस सब पे डिपेंड नहीं करती। सोर्स पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, इस सब पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड इस पे करती है कि मीडियम कैसा है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? तो ये लिख लो, इट इज affected by medium only. It is affected by, affected लिख दिया क्या मैं, सॉरी, affected by medium only। और मीडियम की भी खासकर दो प्रॉपर्टी, ये अभी बता तो दे रहा हूं, बाद में जब वेव स्पीड में डिराइव करवा के निकलवाऊंगा टी बाय म्यू और ये सब, तब आपको दिखाऊंगा अभी कि देखो इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड आया। एक तो रहती है बच्चों इलास्टिक प्रॉपर्टी, एक क्या रहती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, और एक रहती है बच्चों इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक, ये दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो कोई भी हो सकती है, एक इलास्टिक होगी और एक इनर्शियल होगी। इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक तो समझते हो ना आप लोग, इलास्टिक मतलब डिफॉर्म होने पे वापस रिफॉर्म होने की क्षमता है ना वो, और इनिशियल प्रॉपर्टी का मतलब मास पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी। तो एक मास पे डिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी होगी और एक इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी होगी। मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, जो भी चीज होगा अपन देखेंगे, तो ये दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया वेव की स्पीड। तो अब वेव के लिए अपना बेसिक ढांचा क्या हो गया है, तैयार। इतनी चीजें हम लोग को क्या रखनी है, याद, है ना। तो ये पहले से ही पढ़ चुके हैं, अब चालू करते हैं असली चीज, है ना। हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, ट्रैवलिंग वेव के बारे में, और उसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करना है ना। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ वेव, यहीं से चालू करते हैं। लिखिए इक्वेशन ऑफ वेव, अच्छा, है ना। अब जैसे मैं अभी सपोज, अभी जैसे साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, बोल रहा हूं ना, तो अभी मेरे को कितने दूर तक लोग सुन रहे होंगे, ये नीचे दीदू मम्मी बैठे उनको सुनाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, है कि नहीं। तो वेव कुछ दूर चल के क्या हो जाती है, डैम्पिंग चालू हो जाती है वेव की, और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होगा जैसे जैसे वो ट्रेवल करती है, एनर्जी लॉस कर रही है, और उसके बाद वेव क्या होगा, लगभग खत्म हो गई। हरी वैसे में तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो दो तरीके के वेव होंगे, क्या होंगे, दो तरीके के वेव। एक ऐसी वेव होगी जो ट्रेवल करते 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 अपनी एनर्जी क्या कर रही है, खोती जा रही है ना, तो उसको बोलेंगे डैम्प्ड वेव। ठीक, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं, है ना। हम लोग जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे या जो भी चीज पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे PPW, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। ठीक, जो भी इक्वेशन बनाएंगे वो किसके बारे में बनाएंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी, जैसे एक वेव ट्रेवल कर रही है, तो थ्रू आउट इट्स ट्रेवलिंग उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, मीडियम चेंज होगी तो, बाकी नहीं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, मीडियम चेंज है ना, वेवलेंथ चेंज होगी। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट है। जब वेव ट्रेवल कर रही है तो उसका क्या है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम जो ये कैरी कर रहा है, वो सब चीज क्या रहेगा, थ्रू आउट इट्स मोशन कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे वेव को क्या बोलेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो अब उसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और दिखेगा कैसा ये सोचने का कोशिश करते हैं। देखिए सपोज एक ये मीडियम के पार्टिकल्स ले लो, क्या लिए, मीडियम के पार्टिकल्स। यार क्या होता है यार ये, चलिए ये मीडियम के पार्टिकल्स है ना। मैं इस वाले पार्टिकल को पकड़ा, इस वाले पार्टिकल को पकड़ा, और मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कराना चालू कर दिया। डिस्प्लेसमेंट चला, यानी इसको डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया मैं इसको, डिस्टर्ब। कैसे डिस्टर्ब किया, इसको पकड़ के मैं ऊपर ले जा रहा हूं। ठीक, ये सेट ऑफ पार्टिकल्स है, सबके बीच में कैसा लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, इसलिए सब जुड़े हुए हैं, है ना। और इस पार्टिकल को पकड़ के मैं कहां ले गया, ऊपर ले गया। अब जब मैं इसको पकड़ के ऊपर ले जा रहा हूं बच्चों, तो ये बाजू वाला रुकेगा क्या, बाजू वाला रुकेगा नहीं।
बाजू वाला भी क्या करेगा, जब ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर पहुंचा है तो वो भी थोड़ा सा ऐसा पीछे पहुंच जाएगा, और इसके बाजू वाला थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएगा, और ये वाला भी यही है। क्लियर है बात? ये सब धीरे धीरे ऊपर जाने लगेंगे। फिर जब इसको मैक्सिमम हाइट तक ले जाऊंगा, उसके बाद नीचे लाने लूंगा, तो जो इसके पीछे पीछे ऊपर तक चढ़ गए थे वो इसके पीछे पीछे अब वापस आएंगे, लीडर को फॉलो करेंगे। अब फॉलो कर रहे हैं तो सेम टाइम पे तो करेंगे नहीं, थोड़ा सा लैग होगा, थोड़ा सा लैग होगा, थोड़ा सा लैग होगा, थोड़ा सा लैग होगा। हरी बस में ठीक। तो ये जो लैग है वो किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। भाई एक मोशन बाजू वाला आपका मोशन रेप्लिकेट करता है, जितने जल्दी कर दिया मतलब स्पीड उतनी ज्यादा है, और जितना स्लोली रेप्लिकेट कर रहा है मतलब उसकी स्पीड उतनी स्लो है। तो मीडियम पे जो स्पीड है वो क्या रहेगी बच्चों? वी डब्ल्यू, ऐसा मानो। जो वेव की स्पीड है, क्या की स्पीड है बच्चों? वेव। ये डिस्टर्बेंस जो अपने से बाजू वाले को बाजू वाले को बाजू वाले को मिल रहा है वो कितने स्पीड। अच्छा, अब सपोज ये एक पार्टिकल है एट पोजीशन x, ये x इक्वल टू 0 था, ये पोजीशन है एट x, ये एक पार्टिकल है, ये भी तो कभी ना कभी मोशन करेगा, है ना? तो इसका जो मोशन मैं करूंगा वो हमेशा यहीं रहेगा क्या, इस लाइन पे? भाई अभी मैं सपोज 2 सेकंड्स पे देख रहा हूं तो मेरे को ये यहां पर पाया गया, मैं देखा 2.5 सेकंड में मेरे को दिखा थोड़ा ऊपर चले गया, फिर 2.6 सेकंड्स के बाद आया तो थोड़ा सा नीचे आ गया, 2.89 में कहीं देखा तो नीचे आ गया, 10-20 सेकंड बाद देखा तो कहीं और है। आ रही बात समझ? तो बताओ, अगर मैं इसके मोशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूं एक फंक्शन से, अगर मैं इसके मोशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूं फंक्शन से, वेव को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ सोर्स पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब कर दो? नहीं ना, किसी भी पोजीशन के कोई भी पार्टिकल किस टाइम पे कहां पे अगर मैं बता पा रहा हूं तो यही तो हो गया इक्वेशन, है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, भाई इसका पोजीशन कहां पर ऑसिलेट हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैं बोल दूंगा इसका पोजीशन ये एक फंक्शन होगा x का और t का। ये बात समझ में आएगी नहीं आया? ठीक। क्योंकि पहले मैं सपोज x फिक्स किया तो आपको पता चल जाएगा मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल का बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल का बात कर रहा हूं, मीडियम में जो कौन सा पार्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर टाइम डालूंगा तो वो x वाला पार्टिकल पर्टिकुलर t टाइम पे क्या कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है ये पता चलेगा। अब पोजीशन पता चल गया तो वेलोसिटी, कर्वेचर, सब चीज, लेंथ फन सब चीज निकालेंगे अपन। बात समझ में आएगी नहीं? हमको बनाना तो ये इक्वेशन है। क्लियर है? तो ये तरीका होगा कि नहीं डिनोट करने का, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अब भाई सेम t ले लिया तो हर पार्टिकल क्या एक ही जगह होगा? नहीं होगा ना। सेम x ले लिया तो हर पोजीशन वाला पार्टिकल सेम जगह होगा? नहीं होगा। बात समझ में? अलग अलग टाइम पे उनकी पोजीशन क्या होगी? अलग अलग। तो इसीलिए याद रखना वेव का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम। अब यही लिखने का एक और तरीका है जिसमें मैं क्या को लाने की कोशिश करूंगा? वेलोसिटी ऑफ वेव को लाने की कोशिश करूंगा। बच्चों ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन। अब बताओ कितने टाइम में ये x पोजीशन पे वेव पहुंचेगा? इस पॉइंट का दूरी कितना है? x। और वेव कितने दूरी से ट्रेवल कर रहा है? vw से। तो t इज इक्वल्स टू क्या? t इज इक्वल्स टू x बाय vw टाइम के बाद ये भी अपना वही मोशन करेगा ना जो ये कर रहा है। ये अपना मोशन चालू किया और वेव का स्पीड vw है, तो इसको वो डिस्टरबेंस कब महसूस होगा? x बाय vw टाइम के बाद। तो उस पर्टिकुलर t टाइम पे जो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल मोशन कर रहा है वही मोशन वो करना चालू कर देगा। तो अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूं 0, x का वैल्यू क्या करता हूं? 0, और टाइम का वैल्यू ले लेता हूं t माइनस x बाय vw, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा था x बाय vw टाइम पहले ये वाला पार्टिकल वही मोशन कर रहा था पहले, क्योंकि आगे बढ़ गए ना अपन, तो इसका मोशन लिख रहे हैं। तो ये मोशन रेप्लिकेट कब हो रहा था? अभी t टाइम पे हो रहा है। जो x बाय टी माइनस x बाय vw टाइम पहले कौन कर रहा था? समझ में आई बात? पक्का? तो x का वैल्यू 0 डाल दो और t का वैल्यू t माइनस x बाय vw डाल दो, तो ये किसी भी पार्टिकल का फिर x पोजीशन पे जो है उसका मोशन बता देगा कि नहीं बता देगा? क्योंकि
मिमिक तो इसी को कर रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं है? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, पक्का? तो अगर आपको किसी भी फंक्शन में y एज अ फंक्शन ऑफ x और t बन जाए, तो उसको इस फॉर्म में अगर आप देखो, y बराबर f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी डब्ल्यू, टी माइनस एक्स बाय वी डब्ल्यू, कहीं भी ऐसा देख लो, टी माइनस एक्स बाय वी डब्ल्यू, तो आप समझ जाना वो क्या का इक्वेशन है, वेव इक्वेशन। क्या का इक्वेशन है बच्चों? वेव इक्वेशन। और ऐसी वैसी वेव नहीं है, ट्रैवलिंग वेव। कैसी वेव? ट्रैवलिंग वेव, एक प्रोग्रेसिव वेव। आ रही बात समझ में? पक्का लिखो उसको। अच्छा, इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या निकाल सकते हैं? पहले इंफॉर्मेशन तो ये निकाल सकते हैं, टी माइनस एक्स बाई वी डब्ल्यू लिया ना, इसका ये मतलब हो गया कि वेव का डायरेक्शन क्या, प्रोपगेशन का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना? और जो भी अंदर फंक्शन रहेगा उसको इस फॉर्म में ले आऊंगा, टी माइनस एक्स बाय कुछ एक टर्म, जो कुछ एक टर्म रहेगा, क्योंकि ये टाइम है, बाय डायमेंशन टाइम में माइनस क्या होगा, टाइम, और ये पोजीशन आ गया, तो नीचे जो भी चीज बचेगी वो वेलोसिटी ही होगी कि नहीं होगी? तो कंपेयर करके मैं वहां से वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं, किसकी? ट्रेवलिंग वेव की। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो y बराबर एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी डब्ल्यू, ये आ गया फंक्शन। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो अगर सपोज मेरा ओरिजिन ये होता और वेव अगर इस तरफ ट्रेवल करती नेगेटिव एक्सिस में, टी इक्वल टू 0 पे ये अपना मोशन चालू करा है, तो किसी टाइम टी पे, अब ये भैया जी करने वाले हैं क्योंकि वेव इधर ट्रेवल कर रही है, तो माइनस एक्स वाला पार्टिकल वो करेगा, तो इसको कैसे लूंगा? फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी लिखूंगा। तो ये मोशन x इक्वल टू 0 वाला मोशन कब करेगा? अब पीछे खिसक रही है वेव, टी प्लस एक्स बाय वी डब्ल्यू, टी प्लस एक्स बाय वी डब्ल्यू, क्योंकि 0 अब माइनस वाले से आगे हो गया ना, तो अब पहले मोशन ये कर रहा है, बाद में है तो ऐसा ट्रेवल उल्टा डायरेक्शन में, लेकिन सोचने का तरीका ये है कि ये पहले आ गया ना इससे, तो इसलिए अपन क्या करें, टी प्लस एक्स बाय वी डब्ल्यू। समझ में आया बात? तो अगर दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं बच्चों, दोनों टर्म क्या हो रहे हैं? ऐड, तो ये समझ जाना वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जो भी एक्स लिखा है, वाई लिखा है तो नेगेटिव वाई, जेड लिखा है तो नेगेटिव जेड, और दोनों में अगर डिफरेंस हो रहा है तो पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल हो रहा है। तो ऐसा भी लिख देगा कहीं माइनस टी माइनस एक्स बाई वी डब्ल्यू, तो इसको क्या सोचोगे भाई? माइनस कॉमन निकालोगे तो ऐड ही हो रहा है ना, माइनस माइनस होना भी यानी ऐड होना, तो मतलब समझ जाना क्या है, प्लस एक्स एक्सिस, सॉरी क्या, माइनस एक्स एक्सिस, वेलोसिटी किस तरफ है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े, और अच्छा इक्वेशन बनाते हैं, और अच्छा क्या बनाएंगे, इससे अच्छा क्या ही बनाओगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दबाया हूं, नहीं दबा दिया हूं, डर गया था। हाँ चलिए, चलो क्या अगला, आगे क्या लिखो सब, क्या लिखना है लेकिन, हाँ लिखो, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक? देखो बच्चों, क्या देखोगे? देखो जो देखना, देखते हैं। देखो, सपोज ये क्या है, मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स है, अलोंग एक्स एक्सिस रखे हुए हैं, और यह वाई एक्सिस। मैं क्या किया, इस पार्टिकल को एक सोर्स माना, और इसका चालू कर दिया मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या चालू कर दिया बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन सब जानते हैं, क्या होता है? वर्टिकल कर रहा हूं तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी t इक्वल टू 0 पे अगर मीन पोजीशन पे रहेगा तो फाइव का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन कहीं और रहेगा तो फिर फाइव भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा इक्वेशन है ना। अब मैं ये लिख सकता हूं, देखो
ये x पोजीशन पे पार्टिकल है। ये सिंपल हार्मोनिक डिस्टरबेंस जो क्रिएट किया हूं मैं सोर्स में, वो बाजू से बाजू से बाजू से बाजू से बाजू ट्रेवल होते हुए पहुंचेगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? इस मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो सपोज v स्पीड से पहुंच गया, v स्पीड से ट्रेवल करते हुए इस पोजीशन पर पहुंच गया। अब क्या करेंगे, मैं ये बोलूंगा इसको समय लगा यहां पर आने में, t इज इक्वल्स टू एक्स बाय वी। कितना समय लगा उसको यहां आने में? t इज इक्वल्स टू एक्स बाय वी समय लगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करता हूं, देखो मैं इसका मोशन लिखता हूं। ये भी y बराबर क्या करेगा भाई, ये साइनोसॉइडल मोशन करे तो ये भी क्या करेगा? साइनोसॉइडल मोशन करेगा। लेकिन यहां मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? a साइन ओमेगा t लिख दो, t माइनस एक्स बाय वी प्लस 5। समझ में आया बच्चों? क्लियर? अब क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम लेते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं। तो देखो y बराबर आएगा a साइन, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स प्लस, सॉरी प्लस 5 का प्लस 5 नेगलेक्ट नहीं करो, है ना? ओमेगा एक्स प्लस 5। ये इक्वेशन बना कि नहीं बना बच्चों? समझ में बात? ठीक। सबके देखो डिवाइड में कुछ नहीं है, ये इसके डिवाइड में कुछ लिखा है, मजा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा अपना। तो ओमेगा बाय वी को बोल दो के। क्या बोल दो ओमेगा बाय वी को? के। ठीक। ओमेगा बाय वी को क्या बोल दिया बच्चों? के। इसको बोलते के, नाम है इसका वेव नंबर। ओमेगा बाय वी, इसको क्या बोलते हैं? के, जिसका नाम है वेव नंबर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो। बाकी ये जो हो गई इक्वेशन हो गई किसकी? किसकी? सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। अब इसका मीनिंग आप लोग सब समझते हैं। ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। मतलब जो सोर्स पार्टिकल है वो कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है, तो बाकी जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनका सबका भी एम्पलीट्यूड वही होगा, जाहिर सी बात है। टी क्या है? कोई भी समय पे। एक्स क्या है? किस पार्टिकल की बात हो रही है, किस पार्टिकल का मोशन आप देखना चाह रहे हो। वी क्या है? वेलोसिटी। ओमेगा क्या होगा? आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी। ठीक है। फिर फाई क्या है? इनिशियल फेज। भाई जो सोर्स पार्टिकल है जरूरी थोड़ी कि मीन पोजीशन से चालू किया, ऊपर से चालू करा होगा, तो टी एक्स बाय वी समय के बाद ये भी फिर ऊपर से ही चालू करेगा, नीचे से थोड़ी चालू करेगा। क्लियर बात? समझ में बात? तो ये क्या हो गया बच्चों आप लोग का इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक, आगे बढ़े। अब इससे कंपेयर कर करके, जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंपेयर करने वाले क्वेश्चन आते थे, वैसे इसमें भी कंपेयर करके पैरामीटर्स निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो देखो y बराबर क्या लिखा हुआ है? y बराबर क्या लिखा हुआ है? a साइन क्या? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक, सबका मीनिंग आप लोग समझ गए। एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, पोजीशन, टाइम, आगे ना फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन और इनिशियल फेज। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला बात, ये जो k है इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा बाय वी बोल सकते हैं। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाय टी, है ना? इंटू क्या लिख सकता हूं बच्चों? v तो नीचे लिखा है। यह है वेव की स्पीड, वेव की स्पीड, और यह वेव का टाइम पीरियड। क्या लिखो? स्पीड इंटू टाइम। कौन सा डिस्टेंस? वेवलेंथ। क्या लिखूंगा? वेवलेंथ। 2 पाई बाय लैम्डा। तो k का वैल्यू बच्चों क्या हो सकता है? 2 पाई बाय लैम्डा। आ रही बात समझ में? तो जैसे ओमेगा क्या था? ओमेगा क्या था? ओमेगा जितना ज्यादा है इसका मतलब ऐसा रहता था ना, अपन मानते थे एम्पलीट्यूड से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ओमेगा जितना ज्यादा रहेगा उतना तेजी से मोशन हो रहा है। ओमेगा जितना ज्यादा है उतना तेजी से मोशन हो रहा है। वैसे ही k ज्यादा रहेगा का क्या मतलब है? जैसे सपोज मैं दो वेव बना के दिखाता हूं। एक वेव आपको ऐसी दिख रही है ना?
एक वेव आपको ऐसे दिख रही है, किसका के ज्यादा होगा? ऊपर वाले का लैम्डा क्या दिख रहा है आपको? बड़ा। क्यों? ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में गया, वापस एक्सट्रीम में, फिर मीन में आया, तो ये कितना हुआ? ये हुआ लैम्डा, और इसका लैम्डा यहां तक ही हुआ। आ रही बात समझ में? तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा जितना बड़ा, के उतना कम, सॉरी के उतना छोटा। लैम्डा जितना छोटा, के उतना बड़ा। तो यहां लैम्डा छोटा दिख रहा है, तो मतलब के में दिमाग में क्या सोचोगे? के में दिमाग में ये सोचना कि वेव्स कितनी ज्यादा स्क्वीज्ड है, पास पास। क्लियर है बात? वेवलेंथ छोटा हो गया, स्क्वीज हो गया, के बड़ा है। तो हमारी बात समझे? के का ये सिग्निफिकेंस है। तो लिख लो, हायर के लेसर इज वेवलेंथ। हायर के लेसर इज वेवलेंथ। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स। ठीक, जैसे ओमेगा टाइम के रिलेशन में, टाइम के रेस्पेक्ट में है, वैसे ये लेंथ के रेस्पेक्ट में, स्पेसिंग के बारे में। वो टाइम के रेस्पेक्ट में था, समय में कितना जल्दी एक मोशन रिपीट हो रहा है, यह स्पेस में कितने जल्दी वो हो रहा है। क्लियर है बात? तो एक स्पेस से रिलेशनशिप और एक का टाइम से। समझ गए? कि है ना, एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं इसको। यानी वेव नंबर तो मैं ऐसे ही बोल दिया, इसको एंगुलर, पूरा नाम इसका, घर का नाम वेव नंबर है, बाहर का नाम है एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा? तो ये नई चीज मिली आपको किसमें? ट्रायंगलिंग वेव इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इससे जुड़ी हुई और चीजें निकालते हैं हम। अब एक बार इक्वेशन मिल गया एक्स का और टाइम का, तो फिर तो भाई एक जेई पढ़ने वाले बच्चे को अगर क्या मिल जाए, इक्वेशन मिल जाए, बस सारी चीजें इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके निकाल डालता है। निकाल डालता है कि नहीं निकालता है? तो अब मैं नहीं पढ़ाऊं तो भी आप लोगों को सब निकाल देना चाहिए, खुद ही बताओगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहला, सॉरी क्या लिख रहा हूं, है ना, लिखो y बराबर क्या लिखा? ए साइन के, सॉरी क्या लिखते जा रहा हूं मैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव लिखे रहता तो अंतर क्या होता दोनों में? एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है ये वाला, और प्लस लिखे रहता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। चलिए अब देखो, चलो सबसे पहले क्या करें? हर्षित बताओ यार, क्या करें आज? इक्वेशन दिया है, क्या करूं? क्या का मन कर रहा है तुम्हारा? डिफरेंशिएट करने का मन कर रहा है उसका। ठीक है, तो आज डिफरेंशिएट करते हैं। अब दो वेरिएबल है भाई, टाइम भी और पोजीशन भी, तो यहां पर लगेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या लगेगा बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग वर्ड डन में खूब किए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, जब हम लोग किसको डिराइव, किसको डिफरेंशिएट करें, हम लोग क्या करें, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और पोजीशन के रेस्पेक्ट में। जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पोजीशन को कांस्टेंट मानेंगे, और जब पोजीशन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टाइम को कांस्टेंट मानेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल, फुली डिफरेंशियल नहीं बोलते। तो सबसे पहले टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो इसको लिखूंगा बच्चों, अब डी तो यूज नहीं करता, डी किसके लिए डिनोटेड है? फुल डिफरेंशिएशन के लिए, कंप्लीट वाला। पार्शियल है तो इसको डाउ बना दो ऐसा। ठीक, तो डाउ वाई बाय डाउ टी, डाउ वाई बाय डाउ टी बराबर क्या आएगा? ए टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वेरिएबल ये वाला है, तो इसमें जब चेन रूल लगेगा तो ओमेगा क्या आ जाएगा? एक बाहर, साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, क्योंकि के एक्स को तो कांस्टेंट मानना है। समझ में आई बात? तो ये डाउ वाई बाय डाउ टी को क्या बोल सकते हैं? ये होगा क्या, मतलब आपका जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा था? वाई अलोंग मोशन कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी? पार्टिकल की, जो ऑसिलेट कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी क्या? डाउ वाई डी वाई बाई डी टी। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? ये वेलोसिटी का वेव वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो वेव वेलोसिटी आई थी v बराबर क्या? लैम्डा बाय टी, उससे इसका कोई लेन देन नहीं है, या ओमेगा बाय के बाय ओमेगा करके जो निकालेंगे उससे उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एक बार और करते हैं, क्या होगा? डाउ स्क्वायर वाई अपॉन डाउ टी स्क्वायर।
ये आ जाएगा बच्चों ए, ओमेगा फिर से हो रहा है तो क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, है ना। साइन कॉस का क्या होता है माइनस, तो बाहर लग जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो इसको मैं बोलूंगा एपी, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एक्सेलरेशन। क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया, तो ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, ये दोनों चीजें आ गई। अच्छा, फिर से जैसा उसमें करते थे, किसमें एसएचएम में, मैं सब्स्टिट्यूशन बना सकता हूं ना बच्चों, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 को वाई के टर्म्स में लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोल के, फिर जो साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू आएगा उसको साइन के टर्म्स में लिख के, साइन को वाई के टर्म्स में लिख के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर करके रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो वो काम बाद का है, जब सवाल बनाएंगे तब करेंगे, अभी नहीं करने। ठीक है, बार बार करने कोई मतलब नहीं। वैसे ही डबल डिफरेंशिएशन करें तो आपको दिख जाएगा ये ए साइन ओमेगा टी क्या है, ये भी वाई है, तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा था तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो आना ही था। क्लियर है बात, अब आगे बढ़े। ठीक, कहां पढ़ते हैं आगे। अब इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं किससे रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब नई चीजें आएंगी, देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या था अपना, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, वाह ये तो टूट गया, पेन का जान निकल चुका है बच्चों। ठीक है, एक नया पेन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हैं डाउ y बाय डाउ x। ठीक, डाउ y बाय डाउ x, तो ये क्या होगा a माइनस के, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, तो क्या बाहर आएगा माइनस के बाहर आएगा, a माइनस के, और साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब ये क्या बता रहा है बताओ, dy बाई डी एक्स क्या बताता है, x और y पोजीशन है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या बताता है स्लोप, क्या बताएगा स्लोप। अभी आगे मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन को दिखता कैसे विजुअलाइज करके बताऊंगा आप लोग को, तब आपको बताऊंगा स्लोप क्या है, बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, अगला अभी करेंगे आगे, चिंता मत करो, ये क्या बताता है बस याद रखना स्लोप। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों, ये माइनस तो माइनस रहेगा ही, है नहीं, ए के, क्या है ए के, अंदर वाला माइनस के आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस के, तो क्या होगा ए के स्क्वायर, और कॉस का क्या होता है फिर से क्या आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस मत लिखो लोग बुरा मान जाएंगे, क्या लिखो माइनस, समझ में आया ना, ये माइनस के का माइनस आया तो ये प्लस हो गया, लेकिन वापस से कॉस का माइनस साइन हुआ तो माइनस हो गया, अंदर क्या बचेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। हाँ हाँ साइन को भूल गए, बाप रे इतनी बड़ी गलती हो गई लिखो साइन, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। समझ में आ गया बच्चों। अब इसको क्या, इस बला को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे बच्चों हम लोग कर्वेचर। क्या बोलेंगे कर्वेचर, कर्वेचर मतलब ये चेंज ऑफ स्लोप है, स्लोप था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके क्या है चेंज ऑफ स्लोप का ग्रेडियंट। आ रही बात समझ कि स्लोप अब कैसे चेंज हो रहा है, बहुत स्टीपली हो रहा है कि बहुत स्लोली हो रहा है, ये बताएगा। क्लियर बात, तो हो गया कर्वेचर। ठीक है, इसको भी मैं ग्राफ में बताऊंगा कि कैसे देखते हैं। ओके, अब ये दो चीज समझ में आ गई। ठीक, अब आप कुछ गौर कीजिए, अगर मैं इन्हीं के बाजू में डाउ वाई बाय डाउ टी वाला इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या आया था पहला वाला, जल्दी बताओ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तो ये हुआ टाइम के रेस्पेक्ट वाला और ये हुआ स्लोप पोजीशन के रेस्पेक्ट वाला, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, दोनों क्या करता हूं बच्चों
डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड करने पे मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां साइड में लिखता हूं। तो एक तरफ मिलेगा बच्चों डाउ वाई बाय डाउ एक्स, नीचे क्या मिलेगा, डाउ वाई बाय डाउ टी। ठीक, ए कटगिस, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव कटगिस, बचा क्या, एक में बचेगा माइनस के और एक में बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा, बचा ये ओमेगा और के। क्लियर बात बच्चों, के बाय ओमेगा क्या होता है, 1 by v की v, यहां से देख लो, ये ओमेगा था, t माइनस एक्स बाई वी होता था ना, जब हम लोग ओमेगा मल्टीप्लाई किए तो नीचे v आता था। अब v कब आएगा, जब ओमेगा नीचे चलेगा, k बाय ओमेगा को क्या बोलते हैं, v। तो ये है वेव की वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है अलग अलग है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है और ये क्या वेलोसिटी है बच्चों, वेव, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। आ रही बात समझ में, और ये तो सोर्स पे डिपेंड करती है, भाई सोर्स जैसा वेलोसिटी रखेगा, एसएचएम करा रहा है तो वैसे टाइप की वेलोसिटी होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको बोलता हूं मैं क्या, स्लोप बराबर ओमेगा बाय के ना, एक मिनट, हाँ हाँ ओमेगा बाय के, तो क्या जाएगा 1 बाय वी। तो स्लोप बराबर 1 बाय वी, नहीं एक मिनट देखो, टी माइनस एक्स बाई वी था, बाहर क्या था ओमेगा, तो ओमेगा टी माइनस क्या आया, एक्स बाई वी आया, है ना, और ओमेगा को कहां भेज दिए, नीचे। तो अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, के बराबर क्या है ओमेगा बाय वी, तो वी बराबर ओमेगा बाय के होगा। ठीक, तो क्या आएगा माइनस 1 बाई वी इंटू ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलेंगे पार्टिकल वेलोसिटी वीपी। क्लियर है बच्चों, तो आप ऐसा लिख सकते हो वीपी बराबर माइनस वीडब्ल्यू वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप। समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब क्या करते हैं, एक बार सेकंड वाले को देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ा रहा हूं, इसी में और कचरा नहीं करते। तो बताओ डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डाउ स्क्वायर एक्स क्या आया था, ओमेगा कैसे आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और डाउ स्क्वायर वाई अपॉन डाउ टी स्क्वायर क्या आया था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, दोनों माइनस माइनस है, दोनों को क्या कर दो बच्चों डिवाइड, तो क्या लिखेंगे डाउ स्क्वायर एक्स अपॉन डाउ है, डाउ स्क्वायर वाई अपॉन डाउ एक्स स्क्वायर बाय डाउ स्क्वायर वाई अपॉन डाउ टी स्क्वायर बराबर, सब चीजें कट गई, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया वेव वेलोसिटी का स्क्वायर 1 बाय वी का। ठीक है, अब इधर देखते हैं, देखो अब इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि देखो डाउ स्क्वायर वाई अपॉन डाउ एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डाउ स्क्वायर वाई अपॉन डाउ टी स्क्वायर। आ रही बात सुन, तो जैसे हम लोग ये पढ़े थे बच्चों एसएचएम का, क्या था डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एसएचएम का। वैसे ये क्या है, एक ट्रैवलिंग वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या था ट्रैवलिंग वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये है लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। और ऐसी वैसी वेव नहीं, वैसे इसको सिंपल हार्मोनिक से निकाल, लेकिन ये जनरल वेव के लिए भी काम करेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े, चलिए अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये दिखेगा कैसे, वेव ट्रेवल कैसे होता है, वेव दिखेगा कैसे, है ना।
तो मान के चलना ये मीडियम है और ये स्ट्रिंग है जिसमें वेव ट्रेवल करेगा। अब फिर से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लगा दिया यहां पर, जो इसको क्या कर रहा है, पार्टिकल को ऑसिलेट करा रहा है ना। तो t इक्वल टू 0 पे सपोज ये मीन पोजीशन पे जो ऑसिलेटर है, तो उसके साथ जो चिपका वो पार्टिकल है वो भी रेस्ट पे, तो सभी रेस्ट पे, कोई मूव नहीं कर रहा है ना। अब मैं देखता हूं t इज इक्वल्स टू t/4 समय पे क्या होगा। क्या देखता हूं, t इज इक्वल्स टू t/4 समय पे क्या होगा। t/4 मतलब जो सोर्स पार्टिकल है वो अपने कहां पे पहुंच गया है, एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया है। मैं माइनस ए पे या प्लस ए पे, वो डिपेंड करता है वो किस ओरिएंटेशन में घूम रहा है। सपोज ऊपर पहुंच गया ए, तो क्या करता हूं, पहला पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया अपने यहां से, तो उसका जो बाजू वाला है वो, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, ये सब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात। तो आपको क्या दिखेगा, t/4 समय पे ऐसा दिखेगा, ये धागा ऐसा रहेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा बच्चों, पक्का। अब देखते हैं t इज इक्वल्स टू t/2 समय पे क्या दिखेगा, आधा टाइम पीरियड हो गया। तो जो भाई साहब सोर्स वाले थे वो कोंडागांव से घूम के वापस आ गए। अब क्या होगा देखो, है ना, ये वापस कहां गया, मीन पोजीशन पे आ गया। इसके बाजू वाले भी इसके साथ साथ कहां जाएंगे, मीन पोजीशन पे आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। लेकिन जो इधर हाफ वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है बात। तो आपको कर्वेचर कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा, और ये पार्ट सीधा। समझ आ रही बात। ये किस समय पे हो गया, t/2 समय पे। फिर t इज इक्वल्स टू 3t/4 समय पे देखते हैं क्या होगा। ये सोर्स पार्टिकल कहां चले गया, नीचे चले गया। सोर्स पार्टिकल कहां चले गया, नीचे। अब सोर्स पार्टिकल नीचे चले गया नेगेटिव एम्पलीट्यूड में, तो उसको फॉलो करने वाले वो भी पहुंच गए होंगे, यहां तक पहुंच गए होंगे, फॉलो करते करते उसको नीचे आ गए होंगे। लेकिन इधर वाले लोग तो अभी मीन पोजीशन पे ही आ रहे हैं जहां वेव छोड़ के गया इनको, और बाजू वाले शेयर बात, समझ में आई बात। तो आपको वेव का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अच्छा है, ये भी आगे बढ़ जाएगा। मैं ना कर्व थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं तो लग नहीं रहा है, इन्हें समझ रहे हो। जैसे ये है ना, ये आधा आगे बढ़ गया, अब ये पूरा आगे बढ़ गया होगा, ये पार्ट थोड़ा खिसक जाएगा। अच्छे से बनाई देता हूं, नहीं तो बच्चे रोएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लियर। तो ये अपने ये पोजीशन पे आ गया। अब ये क्या होगा, वापस मीन पोजीशन पे जाएगा। अब वापस मीन पोजीशन पे जाएगा तो बच्चों लास्ट वाला बना देते हैं, कैसे दिखेगा देखो। ये वापस मीन पोजीशन पे चल गया, लेकिन इसको फॉलो करते इसके बाजू वाले अभी भी मीन पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पक्का बच्चों। क्लियर है। तो एक ऐसा एक वेव बन गया स्ट्रिंग में। अच्छा, इसके बाद में बटन ऑफ कर दिया, t में बटन ऑफ कर दिया, ऑसिलेटर को रोक दिया। ऑसिलेटर को क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये खड़े हो गया पार्टिकल। तो क्या ये लोग अब मोशन बंद कर देंगे, नहीं, ये तो जो भाई करके गया है वो सब रिपीट करेंगे, फिर बस यहीं तक कि आगे वाले भी करेंगे। भाई अब ये तो ऊपर जाना चालू ही हो गया था ना, डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो गई थी। तो आपको कुछ समय बाद क्या दिखेगा, जैसे ऊपर में बना दे रहा हूं, कुछ समय बाद आपको दिखेगा अभी अभी डिस्टर्बेंस यहां थी, है ना, थोड़े समय बाद यही आगे पहुंच गई है, यही बाकी धागा फ्लैट हो गया, ये आगे पहुंच गई और ऐसे जाके एंड तक जाएगी, फिर वहां रिफ्लेक्शन होगा, वो सब बात की बात है। क्लियर है, पक्का। और लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली घुमाया जा रहा हूं तो ये ऐसा दिखते रहेगा। क्लियर है बात, पक्का। थोड़ा दिमाग में बैठा कुछ, क्लियर है। अब जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, हम लोग dy/डाउ-y/डाउ-t लिखा लें, तो जो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है वो उसकी किसी भी टाइम पे और किसी भी पोजीशन वाले की वेलोसिटी बता रहा है, किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बता रहा है। आ रही बात समझ में। जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या बता रहा था,
एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं जो हम क्या निकाले थे, डाउ वाई बाय डाउ एक्स, स्लोप की, है ना। किसी बात करते हैं बच्चों, स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या है, आप देख रहे हो कि आप x डिस्टेंस आगे बढ़ते हो तो y में कितना चेंज आता है, dy बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हो ना, जैसे ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और वेव आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये कर्व बनते जा रहा है कि नहीं करते जा रहा है। तो स्लोप क्या बताएगा, किसी भी पोजीशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पे टेन थीटा, टेंजेंट, हरी बात समझे, टेन थीटा, टेन थीटा, क्लियर बात। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। और डबल डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, कर्वेचर, मतलब स्लोप कितने तेजी से चेंज हो रहा है। जैसे आप देखो यहां पर आपको स्लोप ऐसा लग रहा है कि उतने तेजी से चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको क्या लग रहा है, स्लोप जल्दी से चेंज हो गया, क्लियर है। तो कर्वेचर क्या बता रहा है, स्लोप कितने जल्दी चेंज हो रहा है, या जो ग्राफ है या जो वेव है वो कितना ज्यादा कर्व्ड दिख रहा है, ये आपको पता चलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, पक्का। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, वेव और ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, है ना। तो याद रखना, हमको वेव का इक्वेशन ऐसे ही नहीं दे रहेगा y बराबर a साइन ऐसा वाला, ये तो सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है। वेव का इक्वेशन में हमको खोजना पड़ेगा कहां पर क्या लिखा है, इस फॉर्म का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज पे वेव डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर इस चीज पे वेव डिपेंडेंट है तो वो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है। तो अभी तो ये देखो एसएचएम टाइप का दिख रहा है आपको मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लगा के मैं गोल गोल घुमा रहा हूं। भाई आप कुछ और टाइप का ऑसिलेटर लगाओगे तो वेव का शेप क्या बनेगा, और भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, डिजिटल वेव, है ना, पता नहीं। हरिवसन, तो वेव का इक्वेशन, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, उसका शेप कैसा भी दिख सकता है, स्केच करना हम लोग देखते हैं, आगे भी देखेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक।